हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने लिटिल बिट क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी की है। कुछ डाउट्स आप लोगों ने बताए हैं असाइनमेंट में, ऑल्दो वो डाउट अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि वो टॉपिक अभी आया नहीं है, बट एक डाउट में थोड़ा सा भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और वो ये है कि किसी सबसेल में जब नोड्स पूछे जाएं, नोड्स, नोड्स को एक दिन मैंने डिफ़ाइन किया था कि न्यूक्लियस के बाहर वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स। ऐसे बोल सकते हैं इसको, द रीजन ऑफ 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, the region of 0 electron density around the nucleus, ठीक है। या फिर बेटर वर्ड में इसको ऐसे बोल सकते हैं, द 3 डायमेंशनल रीजन या रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। हम ऐसे बोल सकते हैं, वेयर ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0। ऐसे हम नोड को डिफाइन कर सकते हैं अभी के लिए। और 2 टाइप के नोड हमें फेस करने बच्चों, एक है रेडियल नोड्स एंड दूसरा एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स को एक नेम से और बोलते हैं स्फेरिकल नोड्स, ठीक है। रेडियल नोड्स का मीनिंग ये है कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, और इसी सेल में क्या होते हैं? सब सेल। जैसे फर्स्ट सेल में सब सेल 1s बोलते हो, सेकेंड सेल में 2s और 2p बोलते हो आप लोग, एंड थर्ड सेल में जैसे 3s, 3p एंड 3d। तो जैसे रेडियल नोड्स का मतलब, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे नोड्स हमें ज़्यादा मिलते जाएंगे, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स 0 होने के रीजन जो है हमको ज़्यादा मिलते जाएंगे। दैट मीन्स विद द डिस्टेंस, यानी कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। इसका फॉर्मूला होता है टू फाइंड रेडियल नोड्स n-l-1। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो अभी के लिए, ठीक है। जब वापस से मैंने कहा था कि इस टॉपिक पे आऊँगा तब मैं उसको समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है। और एंगुलर नोड्स निकालने के लिए आप इसको इक्वल टू l के बराबर कर सकते हो। और टोटल नोड्स कितने आएंगे? टोटल नोड्स जो होंगे, यानी कि सम ऑफ रेडियल नोड्स पर एंगुलर नोड्स, दोनों का सम कर दो, n-l-1 प्लस l, तो ये हो जाएगा n-1। ये टोटल नोड्स होते हैं। एंगुलर नोड्स जो आता है वो नोडल प्लेन से आता है, नोडल प्लेन से, ठीक है। जैसे कि आप ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, एंड सपोज ये px है, px, तो दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो जेड वाई में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? अगर पी एक्स में आप दिखा दो जेड वाई प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? इस नोडल प्लेन, यानी कि ये हमारा नोडल प्लेन हो गया जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0। तो इसको अगर आप इस पॉइंट ऐसे बीच से ऐसे कट करें तो ये एक ऐसा प्लेन बन जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। या फिर एल से देख लिए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि 3p में कितने एंगुलर नोड्स हैं, अभी आप इस तरह रहने दीजिए, 3p में कितने एंगुलर नोड्स हैं? एंगुलर नोड्स, तो 3p के लिए एंगुलर नोड्स क्या होता है? इक्वल टू l। 3p के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1। तो एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? 1।
और मैं आपसे पूछूं कि 4s में कितने एंगुलर नोड्स हैं, एंगुलर नोड्स, सो 4s में एंगुलर नोड्स कितने आएंगे, इक्वल टू l के बराबर, और 4s की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू क्या होती है फॉर 4s, 0, तो एंगुलर नोड्स 0 हो गए, करेक्ट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 3s में कितने रेडियल नोड्स हैं, रेडियल नोड्स, सो रेडियल नोड्स क्या होते हैं, इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, s के लिए l कितना होता है 0 माइनस 1, तो कितना आ गया 2। अभी आप इस तरह फॉर्मूले से निकाल सकते हो, रेडियल नोड्स इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा और बता सकता हूँ अभी आपको इसके बारे में कि जैसे न्यूक्लियस के पास सबसे होता है 1s, फिर आप क्या बनाते हो 2s, फिर 3s, तो ये न्यूक्लियस हो गया, और 1s बिल्कुल इसी के पास होता है, बिल्कुल इसी के पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल इसी के पास होती है। 1s के बाद फिर आप 2s बनाते हो, तो 1s और 2s में देखो 1s तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, 1s और 2s के बीच में जब 1s के बाद आप 2s को ड्रॉ करोगे तो बीच में एक ऐसा रीजन आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी 0। तो अगर मैं पूछूं रेडियल नोड्स इन 1s, तो 1s में कोई रेडियल नोड नहीं है, क्योंकि 1s में कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। लेकिन जब आप 2s जाओगे तो देयर इज ए नोड्स बिटवीन 1s एंड 2s, देखो इलेक्ट्रॉन या तो 1s में है या फिर 2s में है, तो बिटवीन 1s एंड 2s क्या रीजन होगा, नोड्स, तो हम बोलेंगे रेडियल नोड्स जो है रेडियल नोड्स इन 2s कितना है 1। 3s में कितना है, जब 3s बनाओगे तो एक और ड्रॉ करो, ये 3s है मान लो, तो किसके बीच में मिले रेडियल नोड्स आपको, बिटवीन 1s एंड 2s एंड बिटवीन 2s एंड 3s, तो कितना आंसर आ गया 2। अब ये तो देखो ऐसे आ गए, या फिर आप फॉर्मूला लगा लो, रेडियल नोड्स क्या होता है n माइनस एल माइनस 1, तो 3s के लिए निकालना है तो 3 रख दिया, l हमारा 0 हो गया, और 1 तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 0। 2s के लिए निकालना है तो 2 0 माइनस 1 तो 1 आ गया। तो बिना फार्मूले के भी हो सकते हैं। जैसे आप पूछोगे मुझसे कि रेडियल नोड्स कितने हैं 5s में, तो आई वुड से 4, कैसे, बिटवीन 1s एंड 2s एक, बिटवीन 2s एंड 3s, बिटवीन 3s एंड 4s एंड बिटवीन 4s एंड 5s, क्योंकि रेडियल नोड विद द डिस्टेंस जितना, अब देखो 5th सेल है तो बहुत दूर तक आप गए, तो यानी कि बीच में बहुत सारे नोड्स मिलेंगे, तो इस तरीके से है। और जो आपके एंगुलर नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के पास एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि एंगुलर नोड जो होते हैं, एंगुलर नोड्स इक्वल टू नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, एक ऐसा प्लेन जहां पर एक ऐसे प्लेन ड्रॉ करो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए। जैसे कि मैंने अभी P के लिए बताया कि P अगर ये है तो एक ऐसा प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, जो इसको B से कट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी 0। तो मैं पूछूं कि सभी P ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, यू विल से 1। अभी अगर Px है तो प्लेन कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये Px है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर 0 होगी, YZ प्लेन पे, ठीक है। और अगर ये मान लो Py है, ऐसे में बना दिया, ये इस एक्सेस को मैं y एक्सेस मान लेता हूँ, या इसको मैं y मान लेता हूँ, सपोज ये z है, ठीक है, तो ये Py बना दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ 0 होगी, xz प्लेन में। इस तरीके से अभी आप निकाल सकते हो। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप फॉर्मूले लगा लीजिए, एंगुलर नोड्स इक्वल टू l एंड रेडियल नोड्स इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स के लिए इक्वल टू l, यानी कि l की वैल्यू इक्वल टू एंगुलर नोड्स, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ते हैं, यानी कि हिस्ट्री, और इसमें हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल
फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट। अब ये हिस्ट्री जो है आपने पहले भी पढ़ा है थोड़ा सा, देखो ध्यान से। काफ़ी ईयर्स पहले जो फिलोसफर थे हमारे, खासकर ग्रीक फिलोसफर, जो ग्रीक फिलोसफर थे यानी कि ग्रेट थिंकर, इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने एक अपना बात कही थी, मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने एक अपना विज़न दिया था। और वो विज़न क्या था कि जो मैटर है, दिस इज अ मैटर, अगर इसको हम बार बार कट करते जाएं, यानी कि स्मॉल पीस में तोड़ते जाएं, तो हमने कट किया तो मान लो ये इस तरह पीसेस में टूट गया मैटर, ठीक है। फर्दर हमने कट किया तो ये और छोटे छोटे पीस में आ गया, करेक्ट। और इस तरीके से हम वी आर रिपीटिंग एंड फाइनली वी गॉट दिस साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स हमको मिले, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स मिला हमको, वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, जिनको वापस से कट नहीं किया सकता, यानी कि पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि उनकी अनकटेबिलिटी हो। इस पार्टिकल्स को इन्होंने एक नाम दिया, अटोमियो। अटोमियो को इसके बाद लोगों ने एक अच्छे वर्ड में प्रोनाउंस कर दिया और इसका नाम बोल दिया एटम। सो एटम का मतलब ही क्या होता है कि जो फर्दर कट ना किया जा सके, करेक्ट। तो क्या विजन था ग्रीक फिलोसफर का, जो ग्रेट थिंकर थे, कि सब्सटेंस जो होता है उसको अगर हम स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते जाएं तो सबसे वेरी स्मॉल पार्टिकल मिलता है, उसे हम एटोमियो कहते हैं। एंड एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबिलिटी, यानी कि इसको फर्दर कट ना किया जा सके। बाद में इसको नया वर्ड दे दिया गया, बट कई सालों तक ये जो बात इन्होंने बताई, इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे, इसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए थे कि जो एटम होता है या जो एटोमियो होता है, इट इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब कि उससे छोटा कोई नहीं हो सकता, जिससे बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, किससे सब चीज़ें बनी हैं, किससे दुनिया बनी है, वो डिस्कस करना चाह रहे थे। तो जब ये बताया तो इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूँगा कि इस बात की लिमिटेशन क्या थी जिन्होंने कहा था कि नो एक्सपेरिमेंट were done, or I can say conducted, to validate their points, ओके। कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ अपने जो उन्होंने बात कही उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक एविडेंस दैट मैटर एग्जिस्ट इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। सो इन्होंने
08 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी और इस थ्योरी में एक्सपेरिमेंट के साथ इन्होंने अपने पॉइंट को रखा। अब डाल्टन ने क्या बात कही? इन्होंने कहा कि पहली बात, जो एटम है, एटम्स इज इट्स लाइक बॉल, यानी कि एटम इज हार्ड स्फीयर, ठीक है। इन्होंने इमेजिन किया कि एटम जो है वो हार्ड स्फीयर होता है, बॉल लाइक, ठीक है। एंड जो दूसरा पॉइंट बताया कि इट इज इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल होता है, देखा नहीं जा सकता इसको। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कंपोज्ड विथ डिफरेंट एटम्स। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे आप बोलते हो O3 है, तो या आई कैन से डिफरेंट एलिमेंट्स कंपोज्ड विथ डिफरेंट एटम्स। जैसे O3 है, ऑक्सीजन एटम से इसमें है 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, एलिमेंट ऑक्सीजन है, 3 एटम्स हैं। N2 है, एलिमेंट नाइट्रोजन है एंड इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। इसी तरीके से P4 फास्फोरस है, जिसमें कि फास्फोरस इज द एलिमेंट एंड 4 फास्फोरस एटम्स हैं, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा कि जो कंपाउंड होते हैं, इन्होंने रिएक्शन के बारे में बताया। कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स आर formed by combination of elements, राइट। और इन्होंने कहा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें एटम एक्सचेंज होते हैं, जैसे AB + C, यू गेट AC + B। इस तरीके से बहुत सारे बातें इन्होंने रखी, बट इन पर लिमिटेशन क्या था? इन्होंने क्या इनके जो थ्योरी थी उसमें लिमिटेशन क्या थी? नंबर 1 पॉइंट कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं। जैसे कि N2 की प्रॉपर्टी O2 से क्यों डिफरेंट है, Cl2 की प्रॉपर्टी N2 से क्यों डिफरेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं, व्हाई दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक तो ये लिमिटेशन है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा कि जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड proportion of mass। तो लिमिटेशन ये है कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड proportion of mass इन फिक्स्ड मास रेशियो। ऐसा क्यों है, वाई, ठीक है। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड मास रेशियो इन कंपाउंड्स
ऐसा क्यों है? एंड जो तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो इस चैप्टर में बहुत हमें पढ़ना है, वो है कि उसी टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे और उन एक्सपेरिमेंट में एक बात कही गई थी कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये दे emit and absorb रेडिएशन। ये रेडिएशन को इमिट और एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा क्यों है, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये जॉन डैल्टन की थ्योरी है जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट में। बच्चों 1850s में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे या इसी के आसपास ईयर्स में, और वो एक्सपेरिमेंट डैल्टन एटॉमिक थ्योरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन एक्सपेरिमेंट में एक बहुत स्टैंडर्ड और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया था। तो मेनी एक्सपेरिमेंट वेर डन एट दैट टाइम इन डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जो कि 1850 में माइकल फैराडे ने किया था। ये नेम भी आप कई बार सुनेंगे, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया, एक ग्लास ट्यूब लिया गया, और इसमें मेटल लगा दिया गया इस तरीके से। इसके दो एंड पे सेकेंड वाले मेटल में एक होल कर दिया गया इस तरीके से, और इसको वैक्यूम पंप से जोड़ दिया गया। वैक्यूम पंप, जिसे कि इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसको डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब कहते हैं, और जिससे कि इसके अंदर लो प्रेशर यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में गैस हो या ना हो। ठीक है, करेक्ट। एंड इन दोनों मेटल्स को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया। हाई वोल्टेज, मोर देन 10,000 वोल्टेज बैटरी से जो है वोल्टेज से कनेक्ट किया गया। इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया। क्या बोला मैंने? मोर देन 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लगाया गया। ठीक है, सो अगेन दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। फिर इसके बाद जो राइट साइड में एक यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई। ये क्या है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग, करेक्ट। ये क्यों किया गया? इसको आप फ्लोरोसेंट कह सकते हो या फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस,
उससे यहाँ पर जो रेज आती हैं वो ग्लो करती हैं, स्पार्क करती हैं, इसलिए लगाते हैं। फ्लोरोसेंट या फास्फोरेसेंस की कोटिंग कर दी गई राइट हैंड साइड में। करेक्ट। क्या देखा गया इसमें कि जब हम हाई वोल्टेज, अच्छा पहली बात तो क्या इस डिवाइस में क्या 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 किया गया है। एक तो लो प्रेशर क्रिएट किया गया है। लो प्रेशर का मतलब कि वैक्यूम पंप है तो यहाँ पे जो भी गैस उनको रिमूव करने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम क्रिएट का मतलब कि वेरी वेरी लो प्रेशर, जब कोई गैस नहीं होगी अंदर तो प्रेशर भी नहीं होगा। और दूसरा हाई वोल्टेज लगाया गया है, हाई वोल्टेज। और तीसरा क्या है, मेटल्स लगाए गए, मेटल इलेक्ट्रोड लगाए गए, ऐसे बोल सकते हो, मेटल इलेक्ट्रोड्स। और जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये पॉइंट वाइज आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, जब हम इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो सम रेज originate from cathode plate, कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट से, अच्छा ये हमारी कैथोड प्लेट है, ठीक है, दिस इज द कैथोड और दिस इज एनोड। ठीक है, एनोड। तो सम रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड प्लेट, जिसे हम लोग कैथोड प्लेट से निकल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, कैथोड रेज। ओके। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो रेज है कैथोड रेज, दे ट्रेवल, इसके बारे में बता रहा हूं मैं, ट्रेवल विथ, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है इनके बारे में कि दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे हैव ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो यू कैन से कि यहाँ से रेज ऐसे ओरिजिनेट हुई हैं और वो इधर से आती हैं और यहाँ पर क्या होता है, ग्लो होता है, स्पार्क होता है यहाँ पर। करेक्ट। एंड दीज रेज हैव काइनेटिक एनर्जी। इस बात को प्रूव करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कुछ प्रोपेलर फिक्स कर देते हैं, इस तरीके से व्हील सा होता है। और जब ये रेज इधर से आती है तो ये तेज़ी से घूमने लगता है, यानी कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और इसको ये रोटेट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि जब हम ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को या ग्लास ट्यूब को हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में रखते हैं तो कैथोड प्लेट से कुछ रेज निकलती हैं विद हाई स्पीड, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड हैवी काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। और ये राइट हैंड साइड जो है वो फ्लोरोसेंट है, ये यहाँ पर ऐसे स्पार्क दिखता है, ग्लो होते हैं, तो ऐसे पता चल जाता है कि हाँ कोई रेज यहाँ से आई थी। एकदम क्लियर है आप लोगों को। नाउ इन 1897 में एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया एट द सेम ट्यूब। कैसे, देखो ध्यान से। सो ये सेटअप है फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट।
मैंने क्या बताया 1897 में बाई जे थॉम्सन। और इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। तो आप इसे बोल सकते हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें क्या किया गया बच्चों कि इस सेटअप में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, यानी कि अनदर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया। ये है नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। क्या अप्लाई करें हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिजिक्स का टर्म है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना पड़ेगा। सो बिफोर अप्लाइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या देख रहे हैं कि जो एक कैथोड रेज है वो एनोड के होल से होते हुए यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड, और यहाँ पर स्पार्क करती हैं, पॉइंट ए पर स्पार्क कर रही हैं। तो व्हाट वी सी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, spark occur at पॉइंट ए पर स्पार्क होता है, ठीक है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये रेज हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, रेज डिफ्लेक्टेड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर ये डिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा, पॉइंट बी पर डिफ्लेक्ट होती हैं तो ये इट मेक सेंस। वो क्या है कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर ये पॉइंट बी पर डिफ्लेक्ट होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, बिकॉज आपको होता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर ये नेगेटिव चार्ज होंगी तभी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं, और इस तरफ से क्या हुआ है? रिपेल हुई हैं। तो इस प्रूफ इससे क्या मिला आपको? दैट मीन्स जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिला कि ये कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, यानी कि इन्हीं को बाद में क्या कहा गया? दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाद में इन्हीं को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। और तीसरी बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। अब इसमें क्या हुआ? अब देखो ध्यान देना, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो पहले क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से को रिमूव करके इसको पहले इसी पॉइंट पे लाया गया, ठीक है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई और फिर डिफ्लेक्शन मेजर किया गया। तो ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या देखा गया कि जो रेज हैं ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही हैं पॉइंट सी पर, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, रेज डिफ्लेक्टेड एट पॉइंट सी। क्लियर है? अब जो लास्ट बात मैं बता रहा हूं आपको वो ये है, फिर क्या किया गया? दोनों को एक साथ अप्लाई किया गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि आपको पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह लगाए गए। तो ये आपका
यहाँ पर मैग्नेट अप्लाई किया गया है नॉर्थ पोल, और इस तरीके से इधर डिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद क्या किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ अप्लाई करके इनकी वैल्यू ऐसे रखी गई जिससे कि वापस से दोनों को अप्लाई करके वापस से जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव करने लगे। तो आफ्टर सक्सेसफुली ट्यूनिंग विथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एफर्ट्स मेक सो दैट कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव करने लगे। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड से क्या चेक हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये चेक हुआ कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये चेक हुआ कि इनके अंदर मास भी है, तभी तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्वेश्चन ये तो अराइज हो रहा है कि डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है। तो डिफ्लेक्शन आने से दो चीज़ें क्लियर हुई कि दीज रेज हैव मास जो कि मैग्नेटिक फील्ड से आता है, एंड दीज रेज हैव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डिफ्लेक्शन ना होता तो इसका मतलब है कि ये मासलेस हैं। करेक्ट। फिर इसके बाद क्या मैंने बताया कि आफ्टर सक्सेसफुली ट्यूनिंग the magnetic field and electric field, cathode rays, these rays again travel in straight line, क्लियर है। और जब ये ट्यूनिंग की गई, ट्यूनिंग मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी वैल्यू ली गई जिससे कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सके, और ऐसा करने के बाद इनके चार्ज और मास रेशियो को निकाला गया। ठीक है। सो क्या हुआ, एंड E by M is identified, is calculated, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कैलकुलेटेड, जो कि जिसकी वैल्यू जो आई थी वो है 1.78 इंटू 10⁻11, एंड ई जो है चार्ज है तो कूलम डिवाइड बाई kg, कूलम पर kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सक्सेसफुली ट्यून करके जो दो चीज़ें आई हैं कि इन पे मास होता है चार्ज होता है, उसका रेशियो निकाला गया। एक बात और कह रहा हूँ कि अभी हमको ये नहीं पता है कि इस पर चार्ज क्या है, और अभी हमको ये नहीं पता है कि इन पर मास क्या है, लेकिन E by M की वैल्यू निकाली गई। E by M 1.7 10⁻11 कूलम पर kg। और एक पॉइंट जो यहाँ पर आपको समझना है वो ये है कि कोई भी मेटल लेने पर, यानी कि ये क्या लिया हमने, दिस इज द मेटल, सो इफ वी चेंज द मेटल द E by M वैल्यू रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप ये कह सकते हो सर क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मान लो इस मेटल को मैंने सोडियम लिया है, तो इलेक्ट्रॉन, जब मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला आपको कि ये इसमें नेगेटिव चार्ज है और इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा गया। सो ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन का चार्ज या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही होना है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो वैल्यू होती है वो होती है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वही सोडियम के इलेक्ट्रॉन का मास होगा, वही एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन का मास होगा। इसलिए E by M जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक पॉइंट जो जे थॉमसन ने बोला था मैं उसको लिख देता हूँ कि वट एवर
whatever gas be taken in discharge tube या glass tube, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब, and whatever metal you take, जो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, जिससे कि रेज निकली थी, द E/M रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आपको लग रहा है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसी E/M रेशियो से बाद में इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू निकाली गई फ्रॉम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव डन 2 एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट एंड जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम कर चुके हैं। अभी हमने एक फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है।